वेलकम माय स्टूडियोज पीपल टू सेल्फ स्टडी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट है। जो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, दे वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्यों वो रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ऐसी क्या सिचुएशंस आती गई थी जिसकी वजह से जो पब्लिक थी, जो फ्रांस की जितनी भी जनता थी, वो अपने मोनार्क के खिलाफ इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी कि इन्होंने उनके खिलाफ रिवोल्ट छेड़ दिया। जहां तक हमने पढ़ा था वो था दैट इट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल मोनार्की। इट वाज सोशल बट इट वाज स्टिल अ मोनार्की। मोनार्कियल रूल तब भी था। एक्चुअली हुआ क्या था, जब हमने तब पढ़ा था कि जब उन्होंने एक गवर्नमेंट सेटअप कर भी दी थी, जो जिसको उन्होंने नेशनल असेंबली नाम दिया था, तो उसमें भी जो वोटिंग पावर्स थी वो बहुत लिमिटेड थी। कुछ ही लोग ऐसे थे जो वोट कर सकते थे, जो 25 इयर्स ओल्ड थे और जो कम से कम इतना टैक्स पे कर रहे थे जितना 3 दिन के एक लेबर की जो सैलरी या वेज होती है। तो अभी भी लोगों के अंदर डिसकंटेंट था बहुत ज्यादा। वो अभी भी इस चीज को लेकर उन्हें ये नहीं लग रहा था कि उन्हें मतलब फेयरली चांस मिला है, क्योंकि अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन डिडंट गेट दोज राइट्स। ऐसे बहुत कम लोग थे जो वोट कर पा रहे थे इतने सब चेंजेस के बाद भी। और साथ ही साथ जो किंग था वहां का, लुइस 16, वो जो किंग ऑफ प्रूशिया है, उनके साथ जो है नेगोशिएशन में भी था। मतलब उनके साथ भी वो बात कर रहा था, कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि जो चेंजेस उसके यहाँ पर आए हैं फ्रांस में, वो उनको वापस से रिस्टोर कर सके। और यूरोप के बाकी भी जितने नेशंस थे, प्रूशिया था, ऑस्ट्रिया था, ये सब भी ये ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह ये लोग भी फ्रांस में जो है वो वापस से मोनार्कियल रूल को लेकर आ जाएं और वहां पे ये लोग चेंज कर सकें। तो ये भी ट्राई कर रहे थे कि अपनी आर्मीज को वहां पर भेजें और सब कुछ पहले जैसा कर दें। उसका रीजन ये था कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ये भी जो कंट्रीज थी, यहाँ भी मोनार्कियल रूल चल रहा था। तो अब इन लोगों को ये डर था कि जैसा फ्रांस में हुआ, अगर हमारे यहाँ भी हो गया तो हमारे यहाँ से भी मोनार्कियल रूल खत्म हो जाएगा। तो ये सब एक साथ आने की कोशिश कर रहे थे जो वहां के किंग्स थे। बट इससे पहले कि लुइस 16 जो है वो उनके साथ मिलकर कुछ कर पाते, जो नेशनल असेंबली, जो फिलहाल गवर्नमेंट हो गई थी फ्रांस की, उसने अप्रैल 1792 में डिक्लेयर कर दी वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। और पूरे यूरोप में जो ये वॉर है, जो लोग थे वो मतलब आर्मी में अपने आप को रिक्रूट कराने के लिए आने लगे। उन लोगों के लिए क्या था, वो उसको इस तरीके से देख रहे थे, वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी। मतलब पूरी जनता जो है वो किंग्स और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ खड़ी हुई है अपने हक के लिए, फॉर देयर राइट्स। तो इसलिए अपने राइट्स उनको मिलें, इसलिए उन्होंने जो है सब उसमें जुड़ते चले गए। और उसी टाइम पे जो पेट्रियोटिक सॉन्ग है फ्रांस का, जिसको आज वहाँ का नेशनल एंथम कहा जाता है, मार्सेलिस, जो कि कंपोज किया था रॉबर्ट डी आइल्स ने, तो वो जो है उसी टाइम पर लोगों ने गाना शुरू किया। इससे एक क्वेश्चन कुछ अपने इंडिया के बारे में निकालते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इंडिया का नेशनल एंथम कौन सा है और किसने लिखा था। दो इट्स अ इजी वन, बट स्टिल जस्ट फॉर सम फन। तो अब ये फ्रांस का जो है नेशनल एंथम है, तो ये उसी टाइम पे लोगों ने गाना शुरू किया था। आगे हम देखते हैं कि 1791 में पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो सिर्फ रिचर सेक्शन को दिए गए थे। जैसे कि हमने अभी बताया कि उस टाइम पे जो नेशनल असेंबली बनी थी, उसने सिर्फ कुछ ही लोगों को वो पॉलिटिकल राइट्स दिए हुए थे जिनको राइट टू वोट था। तो अब इसके अगेंस्ट में जो लोग इसके खिलाफ थे, उन्होंने छोटे छोटे पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए थे। और इनमें जो सबसे सक्सेसफुल था वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो था वो एक्चुअली क्या था कि सेंट जैकोबिन कॉन्वेंट स्कूल था, और उसमें
वहां पर वो लोग जो थे जो वोट नहीं कर पा रहे थे वो सब लोग इकट्ठे होते थे और वो वहां पर अपनी जो बातें हैं उनको डिस्कस करते थे कि कैसे जो है उन्हें क्या चेंजेस चाहिए या क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड सारी चीजों को वो वहां पर डिस्कस करते थे। तो जैकोबन क्लब के जो मेंबर थे वो लेस प्रॉस्पेरस पीपल थे, लाइक शॉपकीपर्स थे और भी जितने भी मतलब इतने अमीर लोग नहीं थे उस थर्ड एस्टेट वाले लोगों में से। तो वो थे जैकोबन क्लब के मेंबर्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, ऑल दीज वर द जितने भी डेली वेज वर्कर्स थे, ये सब जैकोबन क्लब के मेंबर में आते थे। और इन सब का जो लीडर था वो था मैक्समिलियन रॉबर्सपेयर। तो जैकोबिन क्लब उन सारे पॉलिटिकल क्लब्स में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था। और एक टाइम ऐसा आया जब इन सबको इन लोगों ने एक अपनी ना मतलब अपना एक अटायर बना लिया था। What they used to do were they were wearing long striped trousers। और वो जो लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स थे वो कुछ कुछ ऐसे थे जैसे कि डॉक वर्कर्स जो डॉक पे काम करते हैं ना, वो पहनते हैं। सो ये किस लिए था? अपने आप को वो चाहते थे कि जो रिच पीपल हैं, जो फैशनेबल पीपल हैं, उनसे अलग दिखा सकें, ये दिखा सकें कि वी बिलोंग टू कॉमन पीपल, कॉमन मैन को बिलोंग करते हैं हम एक किसी इलाइट को बिलोंग नहीं करते, है ना। तो जनरली ये सब करते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो हम लोगों को दिखाने के लिए खादी के कपड़े पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, ये दिखाने के लिए कि हम भी आप लोगों के जैसे ही हैं। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स भी जो थे उन्होंने जो अपना अटायर बनाया था, सो टू बी सिमिलर विद द जनरल पब्लिक ऑफ फ्रांस, और अपने आप को ऐसे दिखाना कि वो और ज्यादा नीचे जो मतलब जो पुअर पीपल हैं उनसे ज्यादा एसोसिएटेड हैं, दे स्टार्टेड वियरिंग लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स। और जो कि उन्हें बाकी लोगों से अलग करता था, जो बाकी रिच पीपल थे उनसे अलग दिखाता था। और इसीलिए उन्हें जो है वो उन्हें सैंस क्लोटस भी कहा जाने लगा। इट मीन्स दोज विदाउट नी ब्रीचेस। जो सैंस क्लोज का मतलब है वो है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सो ये सब चीजें जो हो रही थी वो सिर्फ इसलिए हो रही थी कि जिससे वो अपने आप को कॉमन मैन से रिलेट कर सके। तो बेसिकली जो इलाइट क्लास थी ना, वहाँ पर जो रिच पीपल थे वो एक तरीके का जो ट्राउजर पहनते थे उसमें क्या था, नीचे वो अप टू नी होता था और उसके नी के नीचे उसको फास्टन कर दिया जाता था बाय इधर हाई बूट्स और समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए इनको सेंस क्लोटस बोला जाता था, दैट इज द पीपल विदाउट नी ब्रीचेस, क्योंकि ये कॉमन मैन को अपने आप को कॉमन मैन से एसोसिएट कर रहे थे। उसके साथ ये लोग रेड कलर की कैप भी पहनते थे। रेड कलर की जो कैप थी वो एक सिंबल था ऑफ लिबर्टी। सो अब देखो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर ट्राइंग टू रिलेट देमसेल्व्स विद द कॉमन पीपल ऑफ फ्रांस। नाउ व्हाट हैपेंड इन 1792 in August that all these people stormed into Palace of Tuileries। ये सब लोग पैलेस ऑफ ट्यूलिरिस में जो है इन्होंने धावा बोला। दे अटैक्ड दैट पैलेस, किंग को होस्टेज बनाया और जो रॉयल फैमिली थी उसको इम्प्रिजन कर लिया। जो रॉयल फैमिली थी उसको जेल में डाल दिया। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि ये सब लोग जो है अभी भी उस चीज से खुश नहीं थे जो इनको नेशनल असेंबली एक मिली थी। दे वर नॉट हैप्पी विद दैट। और ये उस मोनार्की रूल को कंप्लीटली हटाना चाहते थे, क्योंकि अब भी जो वहाँ की सिचुएशंस थी वो कुछ पहले से बेटर नहीं थी। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज अब भी थी। जो लोग थे वो जो हमने शुरू में बात की थी, जो बाकी के लोग थे वो प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो वॉर नेशनल असेंबली ने करी थी, वो उसके अगेंस्ट उस वॉर में सब लोग जब हम बताया गया था कि आर्मी में चले गए थे जो मेंस थे। तो अब जब मेन हैं वो आर्मी में चले गए तो जो उनके घर हैं वहां पर ब्रेड विनर कौन रह गया, कौन काम करेगा, कौन रोज पैसे लेकर आएगा? दे वर द लेडीज। दे वर वर्किंग हार्ड टू रन देयर होम्स
एंड स्टिल द कंडीशन वाज कि किसी भी चीज का जो रेट था वो कम नहीं था. द कंडीशन वाज नॉट स्टिल वेरी फेवरेबल फॉर देम. तो वहां पे अभी भी बहुत ज्यादा डिसकंटेंट था. इसके लिए उन्होंने किंग को होस्टेज बनाया और रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया. आफ्टर दैट इलेक्शंस वर अगेन हेल्ड एंड उस इलेक्शंस में क्या हुआ कि ऑल द मेंस हु वर अबव 21 years एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, मतलब उनके पास प्रॉपर्टी है नहीं है, वो कितना अर्न कर रहे हैं, वो इस चीज से कोई मतलब नहीं है. सिर्फ उनकी जो एज है, जो मेंस हैं उनकी जो एज है वो 21 years से ज्यादा होनी चाहिए. उन सबको राइट टू वोट मिला, मतलब उन सबको वो पॉलिटिकल राइट मिला. और जो नई असेंबली उसके बाद बनी, इलेक्टेड असेंबली, जो इस पर्टिकुलर इलेक्शन के बाद इस तरीके से जो इलेक्शन हुआ उसके बाद बनी, उसको बोला गया कन्वेंशन. ये किन के थ्रू बनी थी? जैकोबिन क्लब के मेंबर के थ्रू. ये नेशनल असेंबली के थ्रू नहीं बनी हुई है. तो इसको बोला गया कन्वेंशन. और 21 सितंबर 1792 को जो मोनार्की थी उसको अबॉलिश कर दिया गया. द मोनार्की वाज अबॉलिश्ड और फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन उन्होंने बना दिया. They proclaimed France as a republic nation, and by republic we mean that the government which is elected by the people, including the head. जो head of the government होगा वो भी elected होता है. जैसे इंडिया इज अ रिपब्लिक, हम बनाते हैं ना अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को. सो दैट इज बिकॉज जो हमारे प्रेसिडेंट है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो वो भी इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन हमारी कंट्री के पीपल्स के थ्रू इलेक्ट होते हैं. ही इज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मोनार्कियल नहीं है. मोनार्कियल कहाँ है? जैसे कि अभी फिलहाल के टाइम पे ब्रिटिश में है, वहां पे क्वीन होती है ना अभी, हेड जो है गवर्नमेंट की. सो दैट इज मोनार्की. हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है दे आर इलेक्टेड, सो दैट इज रिपब्लिक. उसके बाद जो है 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 को ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, मतलब देशद्रोह के चार्जेस पे उनको डेथ सेंटेंस कर दिया गया, दे दिया गया. और कुछ ही दिनों बाद जो उनकी क्वीन थी उनको भी डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया गया था. फिर एक पीरियड आता है फ्रॉम 1793 टू 1794 जिसको बोला गया रेन ऑफ टेरर. नाउ द कंडीशन इफ वी विल थिंक अबाउट, तो इसके बारे में हम ये सोच सकते हैं कि ऑलरेडी अब सब कुछ तो हो गया, सब जो मतलब वोटिंग राइट्स भी काफी सारे लोगों को मिल गए, क्योंकि अब सिर्फ एज का जो फैक्टर था वो था और कोई प्रॉपर्टी का तो चक्कर था ही नहीं. जैसा लोग चाह रहे थे सब हो गया. जैकोबिन्स ने नई गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, कन्वेंशन. तो अब क्यों इसे हम रेन ऑफ टेरर कह रहे हैं? किंग को भी आप लोग मार चुके हो. So whenever the power falls in the hand of some people who are not able for it, तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता ही है. अब ये जो रॉबर्सपियर थे, जो कि जैकोबिन क्लब के लीडर थे, उन्होंने बहुत ही सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट्स जो हैं वो फॉलो करना शुरू कर दिया. उन्होंने इतने ज्यादा सिवियर तरीके से लोगों को पनिश किया और ऐसा कंट्रोल बना के रखा हुआ था बिल्कुल गवर्नमेंट का, that the people did not felt free at all. उन्होंने सारे एनिमीज, मतलब जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ होता था, वो कोई भी हो, भले ही वो कोई पहले के टाइम के जो क्लर्गी और नोबल थे वो हो, या फिर उन्हीं की गवर्नमेंट में से कोई ऐसा हो जो उनके खिलाफ हो, जो उनकी बात नहीं मान रहा पर्टिकुलरली, उसके कुछ अपने आइडियाज हैं, वो उन सबको अरेस्ट करवा देते थे, उन सबको जेल में करवा देते, इम्प्रिजन करवाते थे. कोर्ट में उनके ऊपर केस चलता था और अगर वो लोग गिल्टी होते थे, इफ कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, देन दे वर गुलिटोन्ड. अब ये गुलिटाइन क्या है? बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसमें दो पोल्स होते हैं और उनके बीच में एक ब्लेड होता है, समवॉट लाइक दिस. इस तरीके से होगा. दो पोल्स हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा सा ब्लेड, एंड the people were beheaded on this blade, मतलब उनका सर कलम करवा दिया जाता था इस ब्लेड पर. So if the people were found guilty, they were guillotined.
एक तो रीजन ये था। दूसरा रीजन क्या था जिसे हम इसको रेन ऑफ टेरर कहते हैं? ही प्लेस्ड अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस। मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस का मतलब है कि वे सपोज करो कि कोई भी लेबरर एक पर्टिकुलर काम करता है, तो उसकी वेज की जो सीलिंग है वो बना दी, मतलब अगर आपको 300 रुपए से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। नाउ दैट इज रॉन्ग। वो कितना काम कर रहा है या उसके जो भी डिपेंडेंसी होनी चाहिए काम की उसकी, वो लेबरर की, और जो मिनिमम आप सेट कर सकते हो, दैट इज राइट फॉर द गवर्नमेंट टू सेट द मिनिमम वेजेस, जिससे कि जो लेबरर्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो। बट सेटिंग अ मैक्सिमम लिमिट इज नॉट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। बट व्हाट ही डिड इज ही सेट अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वाज मीट एंड ब्रेड वर राशनड। जैसे राशन शॉप में मिलते हैं ना, मतलब फिक्स्ड अमाउंट, इस आदमी के लिए इतना ब्रेड और इतना मीट। अब सबकी जो डाइट होती है वो इक्वल थोड़ी ना होती है, अलग अलग होती है। अ लेबरर हु इज वर्किंग, उसकी डाइट जो है वो एक पर्सन जो पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है उससे डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा है, बट दे ऑल वर राशन। Next, it was that peasants were forced to transport their produce to cities and sell it at fixed price. मतलब जो पीजेंट्स ने जितना भी उनका प्रोड्यूस हुआ है, उनकी ग्रेन्स का, या जो भी उन्होंने ईल्ड आई है उनकी, दे वर फोर्स्ड टू ब्रिंग दैट टू द सिटी एंड सेल इट टू द गवर्नमेंट ओनली। मतलब आप उसको प्राइवेटली किसी को सेल नहीं कर सकते। अब सपोजिटली गवर्नमेंट आपको सेम अमाउंट ऑफ ग्रेन का 50 रुपीज देती है और प्राइवेटली आपको 100 रुपीज में देगा, सो इट इज मोर फेवरेबल फॉर द फार्मर्स कि वो उसको प्राइवेटली सेल करें। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज फिक्स कर दी कि आपको वो गवर्नमेंट को ही सेल करनी है, और फिक्स्ड प्राइस पे, आप नेगोशिएट भी नहीं कर सकते, जितना गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किया है उतने पे ही करनी है। नाउ ऑल दीज थिंग्स वर सो अनफेयर दैट दिस पीरियड इज नोन एज रेन ऑफ टेरर। और इसी की वजह से एक टाइम ऐसा आया that in 1794 Robespierre was himself arrested and guillotined next day। जो वो सबके साथ करते थे, फाइनली उनका फेट भी कहीं ना कहीं ऐसा ही आया। उसके बाद फ्रांस का जो रूल है वो डायरेक्टरी के थ्रू होने लगा। और व्हाट वाज दिस डायरेक्टरी? जैकोबिन क्लब जो है, जैकोबिन गवर्नमेंट जो बनी थी, वो रॉबस्पियर के गुलेटाइन होने के बाद जो है वो खत्म हो गई। तो दिस गवर्नमेंट फेल डाउन। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ फिर से, जिसने डिनाई कर दिया वोटिंग पावर्स टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन। मतलब आपकी एज तो 21 ठीक है, लेकिन जैसे पहले बोला गया था कन्वेंशन वाले टाइम पे कि आपके कितना भी मतलब प्रॉपर्टी या कुछ किसी चीज पे कोई बेस नहीं है, सिर्फ आपकी एज 21 ईयर्स होना चाहिए। जो अब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, इट सेड दैट जिन लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग वोटिंग नहीं करेंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इट मेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर वो होता है जहाँ पे बैठकर लॉज बनती हैं, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है ना। सो नाउ 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन्होंने फॉर्म किए, और ये जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे ये एक डायरेक्टरी अपॉइंट करते थे। ठीक है, डायरेक्टरी अपॉइंट करना है मतलब जैसे आज इंडिया में मिनिस्टर्स अपॉइंट कर देते हैं ना, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट होता है, पूरा कैबिनेट होता है मिनिस्टर्स का। तो इसी तरह वहां पे डायरेक्टरी अपॉइंट करते थे। मतलब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होके मेंबर्स जाएंगे, ये 5 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव तैयार करते थे, एक एग्जीक्यूटिव बॉक्स जिसको डायरेक्टरी बोला जाता था। और ये क्यों करा जाता था? जिससे किसी एक इंसान के हाथ में पावर ना रहे। अब अगर किसी एक को उठा के इन्होंने वहां पर रूलर बना दिया तो सिर्फ उसी की चलेगी, इसलिए क्या करते थे, 5 जनों का एक एग्जीक्यूटिव पैनल तैयार करते थे जिसको डायरेक्टरी बोलते थे। और ये डायरेक्टरी आगे काम करती थी सारे लॉज या फिर जो भी चीजें देखनी है उनके लिए। जैसे अब हमारे मिनिस्टर्स हैं, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस को देखता है, होम मिनिस्टर सारे स्टेट्स के अफेयर्स को देखेगा, तो इस तरीके से। बट
what happened was there was a political instability. क्यों? क्योंकि जब भी डायरेक्टरी अगर कुछ ऐसा काम करती थी जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को पसंद नहीं आता था, तो वो इस डायरेक्टरी को अबॉलिश कर देते थे, वहीं पे खत्म कर देते थे, हम नई डायरेक्टरी बनाएंगे। अब अगर आप खुद सोचो, रोज हमारे कंट्री में ऐसा होने लगे कि गवर्नमेंट रोज फॉल हो रही है, रोज नए मिनिस्टर्स बन रहे हैं, तो क्या कोई काम अच्छे से हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिमिलरली फ्रांस में क्रिएट हो रही थी। जब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी के बीच में कोई भी इस तरीके का रिफ्ट क्रिएट होता था, तो डायरेक्टरी को अबॉलिश कर दिया जाता था एंड अगेन अपॉइंटिंग अ न्यू डायरेक्टरी। सो इस पूरे प्रोसेस के चलते क्या था, वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती गई एंड इसमें प्लेस मिली किसे? नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्ट को इस टाइम पर स्पेस मिली जिसके थ्रू वो राइज करा, और इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर वो एक फ्रांस का, हम कह सकते हैं द मोस्ट फेमस लीडर ऑफ फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट, उसको अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिला। So thank you all for watching the video. If you are here for the first time, please subscribe the channel. If you liked the video, hit the like button and share it amongst your pals. And please, if you have any suggestions, drop them in the comment section.